Good morning students. Today we start our first unit of 12th class इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हरियाणा बोर्ड में इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड में जब से 1 यूनिट कम हुई है, अभी 9 यूनिट है सीबीएसई बोर्ड में, तो 1 यूनिट कम होने के बाद सीबीएसई बोर्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारी फर्स्ट यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है बोर्ड के हिसाब से। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 वर्ड से बनी है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। अब जो ये इलेक्ट्रो वर्ड है ये डील करता है चार्ज के साथ। किसके साथ? चार्ज के साथ। और जो स्टैटिक्स है ये हम पढ़ चुके हैं, ये डील करता है रेस्ट के साथ। स्टैटिक्स हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं क्या है। तो स्टैटिक्स डील करता है रेस्ट के साथ। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो डील करता है चार्जिंग एट रेस्ट, चार्जेज एट रेस्ट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द branch of physics which deals with the study of charge at rest sorry, it is the branch of physics which deals with the study of charge at rest। ठीक है बेटा, तो जो चार्ज एट रेस्ट हैं उससे डील करता है हमारा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब अगर हम काफ़ी पुराने टाइम की बात करें तो बेटा पुराने टाइम में हम बस केवल ये मान के चलते थे कि भाई अगर हम जैसे ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दें तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव। ठीक है। और फिर ऐसे ही अगर हम एबोनाइट को अगर हम रब कर दें सिल्क के साथ तो एबोनाइट पे तो क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज, और सिल्क पे क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज के बारे में पुराने टाइम पे हम केवल यही समझते थे कि भाई चार्ज क्या है, इस तरह रब करने से हमें चार्ज मिल जाता है। ठीक है। और मैग्नेट के बारे में हम क्या समझते थे कि भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, 2 मैग्नेट के, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप के हमने पढ़े थे कि मैग्नेट में ये होता है और जो चार्जेस हैं उसमें ये होता है। लेकिन उसके बाद में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने जैसे फैराडे हो गया, मैक्सवेल हो गया, इन सब के आने के बाद हमें पता चला कि भाई चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज और मैग्नेट दोनों आपस में क्या हैं? कोरिलेटेड हैं। कैसे पता चला? इन्होंने बताया कि भाई जब करंट फ्लो करता है ना, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और राइट एंड थंब रूल से हम उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। थंब को जैसे करंट के डायरेक्शन में पुट करो तो राइट एंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हाँ, यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि भाई चार्ज और मैग्नेट दोनों आपस में क्या हैं? कोरिलेटेड है। चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हैं? कोरिलेटेड हैं। तो इसके बाद में इनका एक जॉइंट बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। तो इसके बाद में हमने क्या बना दिया भाई? एक ही नाम बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। तो नेचर में 4 फोर्सेस हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी 4 फोर्सेस नेचर में हमने पढ़ी थी भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी,
ठीक है। दूसरी सेकंड नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ी थी। और भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ी थी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों मिला के क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और चौथी वो फोर्स है वो हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भाई। तो हमने 4 फोर्स पढ़ी और इनकी रेशियो निकाली। जैसे 11th क्लास में इसकी 1 है, इसकी 10 टू पावर, अगर इसकी 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी 10 टू पावर 25, और ये 10 टू पावर 37, ये 10 टू पावर 39। तो इस प्रकार से हमने इनकी रेशियो भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों से डील करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी और मैग्नेटिक से भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेचर की 4 फोर्सेस हैं उन्हीं में से एक फोर्स है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, नेचर की जो 4 फोर्सेस हैं उन्हीं में से एक फोर्स है, ठीक है। और ये किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आती है, ठीक है। तो भाई ये डील करता है किसके साथ, चार्जेस के साथ जो किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है भाई ये चार्ज क्या चीज है। चार्ज बेटा हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, अकेले चार्ज नहीं, किसके साथ, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है, चार्ज तो बेटा वो भी हो सकता है भाई कितना चार्ज लगा इस चीज का, तो चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इस सर्विस का क्या चार्ज है ये वो। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सपीरियंस, इट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट कैन experience any force in electromagnetic field, ठीक है। तो चार्ज बेटा प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या है, कोई पार्टिकल नहीं है, क्या है, प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भाई प्रॉपर्टी है किसकी, किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, किसको, फोर्स को, किसके अंदर, अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखें तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर अगर हम चार्ज को रखेंगे तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड की एक कंडीशन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कब लगेगी, जब चार्ज मोशन में होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ज़्यादा फोर्स कब लगेगी, जब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो ये कंडीशन है। तो मतलब फिर भी फोर्स तो एक्सपीरियंस हुई, कंडीशन के साथ हुई हो चाहे, फोर्स तो एक्सपीरियंस हुई। तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, जिसके अंदर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है किसको, फोर्स को, किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है बेटा। अब चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया, मतलब ये चार्ज आया कहाँ से, तो हम चार्ज की हिस्ट्री को जानेंगे, मतलब ये चार्ज है क्या, कहाँ से आया, क्या चक्कर है इसका। तो बेटा चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था थेल्स ने। थेल्स क्या था, एक ग्रीक फिलोसफर था, मिस्र का फिलोसफर था। फिलोसफर मतलब जो धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म के शिक्षा देते हैं, उसको हम फिलोसफर बोल जाते हैं, दर्शन शास्त्री बोल सकते हैं। तो वो एक प्रकार से ग्रीक का क्या था, धर्म का शास्त्री था, धर्म का ज्ञान देता था, फिलोसफर था। तो उसने बताया कि भाई जो चार्ज है, जैसे लोग उसके पास आए, देखा कि भी कुछ अलग हो रहा है, कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ रिपेल कर रहे हैं, तो लोग उसके पास गए तो बोले कि भाई ये बताओ क्या है। तो उसने बताया कि भाई ये क्या है, कि
चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है, ठीक है। मतलब चार्ज उसने बताया, मतलब वहाँ से चार्ज नाम नहीं था इसका, उसने बताया कि भाई ये क्या है, एक अद्भुत चीज़ है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा। इसमें के था भाई, बाद में सी आके इलेक्ट्रॉन नाम आया इसी से। तो थेल्स ने सबसे पहले बताया चार्ज के बारे में, थेल्स ने बताया चार्ज क्या है, इलेक्ट्रा है। इलेक्ट्रा मतलब ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रा का मतलब होता है कोई भी अद्भुत चीज़, ठीक है। तो उसने बताया चार्ज क्या है, इलेक्ट्रा है। थेल्स के बाद में आया बेटा डुफे, एक नया साइंटिस्ट आया डुफे। डुफे ने बोला कि भाई चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो जो अट्रैक्ट करते हैं और एक जो रिपेल करते हैं। अब इसने चार्ज के बारे में पूरा तो इसने भी नहीं बताया था, इसने बताया भी चार्ज दो तरह के हैं, एक जो अट्रैक्ट करते हैं और एक जो रिपेल करते हैं। अब डुफे के बाद में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन आया, काफ़ी सारी रिसर्च होती रही इन चीज़ों पे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आया लास्ट में। तो बेटा चार्ज के बारे में सबसे सही किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज की डिस्कवरी किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि भाई चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया भाई, ठीक है। अब बात आती है पॉजिटिव कौन से हो गए और नेगेटिव कौन से हो गए। तो पहले देखो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, चार्ज इज said to be positive if there is deficiency of electrons in any ऑब्जेक्ट लगा लो या एटम लगा लो, एटम के अंदर होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारे एटम्स होते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो बेटा हमें पता है एटम के अंदर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एटम के अंदर बीच में तो क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। तो हम जानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दोनों पे चार्ज भी क्या होता है, सेम होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं और दोनों के जो नंबर हैं वो क्या है, सेम, दोनों पे चार्ज भी क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल चार्ज ऑन एटम क्या हो गया, 0। क्यों, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दोनों को जोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर हैं तो क्या हो गया, टोटल 0 हो गया। लेकिन अगर ये बताओ अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल जाएं, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल जाएं, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव क्या हो जाए, रह जाएंगे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकल गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम। तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑब्जेक्ट। अब बात आई नेगेटिव चार्ज की। तो बेटा नेगेटिव चार्ज कौन सा है, चार्ज इज said to be negative if number of electrons are greater than the number of
प्रोटॉन्स। तो चार्ज नेगेटिव कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे। अब बात आती है भाई चार्ज की यूनिट क्या है। बेटा एसआई यूनिट जो है चार्ज की वो है कूलम। ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट है चार्ज की वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। ठीक है बेटा, ई छोटा भी लिख लेते हैं, छोटा लिख लेते हैं, ESU। ठीक है, तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं बेटा। बेंजामिन फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए इसका नाम क्या रख देते हैं? रख दिया था बाद में, फ्रैंकलिन रख दिया था। तो सीजीएस यूनिट फ्रैंकलिन बोल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल दो। 1 कूलम के अंदर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे काफ़ी बड़ी यूनिट भी होती हैं, जैसे गेहूं के लिए हम बड़ी यूनिट क्विंटल लेके चलते हैं, बार बार में किलोग्राम में थोड़ी मेजर करेंगे। तो चार्ज की एक जो बड़ी यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बोले तो EMU। ठीक है भाई, तो जो EMU है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो 10 कूलम के बराबर होती है बेटा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट किसके बराबर होती है? 10 कूलम के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट किसके बराबर होगी? 3 × 10⁻10 फ्रैंकलिन के बराबर होगी भाई, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे यूनिट ऑफ चार्ज। अब चार्ज यूनिट का पता चल गया। नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, चार्ज क्या है? हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। वो क्या होता है? ऐड होता रहता है। चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। चार्ज हमेशा क्या होगा? ऐड होगा भाई। अब मान लो जैसे हमने ये एक बॉक्स ले लिया, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ले लिया, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज ले लिया, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज ले लिया, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज ले लिया। ठीक है बेटा, अगर हम देखें तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? मतलब ओवरऑल सभी पूरा ही चार्ज आएगा, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग लेंगे हम। तो इस बॉक्स का पूरा चार्ज क्या होगा भाई? ऐड होगा। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 10 कूलम हो गया भाई। तो चार्ज हमेशा किस नेचर का है? एडिटिव नेचर का होता है। इसके बाद में है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड का मतलब ना तो हम उसको ख़त्म कर सकते और ना ही हम उसको नई तरीके से पैदा कर सकते। वो क्या रहेगा? वैसा का जो है वही रहेगा। टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। वो ख़त्म भी नहीं हो सकता और नया आ भी नहीं सकता। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो मान लिया जैसे हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले ली, न्यूक्लियर रिएक्शन ले ली यूरेनियम की। भाई यूरेनियम 92 to 35, जब इसका न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है? एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो इसका क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फिजन। तो ये टूटता है बेटा क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर। किसके अंदर? क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर। और साथ में 3 अलग से न्यूट्रॉन फ्री भी हो जाते हैं। ठीक है। जो क्रिप्टॉन है इसका एटॉमिक नंबर है 56 और मास नंबर है 141। बेरियम है इसका एटॉमिक नंबर है 36 और मास नंबर कितना है? मास नंबर है इसका बेरियम का 82 करके कुछ है। ठीक है ना। 92 है, 82 नहीं 92। तो साथ में बहुत सारी एनर्जी फ्री होती है भाई। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन है ये, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जिसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 56 है, बेरियम का एटॉमिक नंबर 36 है और साथ में 3 न्यूट्रॉन और फ्री होते हैं और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 92 है। मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? 92। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 92 हैं। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं? 92। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हैं? 56 एंड 36, दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया? 92। तो इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज क्या है यहाँ पे है? चार्ज क्या है? सेम है दोनों तरफ। तो चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। चार्ज को ना तो हम नए तरीके से पैदा कर सकते और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखो जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज यहाँ पे है। इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा है बेटा? क्वांटाइज्ड है। देखो ये जो क्वांटा वर्ड है ना, इसका मतलब है कि पैकेट। ठीक है। अब जैसे लाइट रे है, लाइट रे ड्यूल नेचर की है, पार्टिकल नेचर की भी और वेव नेचर की भी। आप लोग आगे पढ़ोगे 12th क्लास में ड्यूल नेचर में। तो लाइट रे ड्यूल नेचर की है, पार्टिकल नेचर की भी और वेव नेचर की भी। तो जो क्वांटा है वो लाइट रे के लिए, एक पार्टिकल नेचर के लिए हम मानते हैं कि लाइट रे एक पैकेट के अंदर आती है। जो एनर्जी है लाइट रे की वो क्या आती है? पैकेट के अंदर आती है। तो क्वांटा एक पैकेट हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट पैकेट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैसा है वो पर्टिकुलर पैकेट्स के अंदर है, ये मान सकते हो आप लोग। मतलब चार्ज जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर मल्टीपल होगा किसका? बेसिक चार्ज का। और बेसिक चार्ज हम क्या मान के चलते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज विल बी ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना।
तो चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे हमारे पास Q क्या है बेटा, Q है चार्ज ऑन दी बॉडी, N क्या है इंटीजर, एन ई इंटीजर, ठीक है, और एन इंटीजर, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है, Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज विल बी ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। चार्ज हमेशा बेसिक चार्ज का क्या है, इंटीजर मल्टीपल है। n क्या है, एनी इंटीजर, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। चार्ज कभी फ्रैक्शन में मल्टीपल नहीं होगा, चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद में नंबर 4, लाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अनलाइक चार्ज नहीं, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब जैसे हमारे पास आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्ज को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा। अब 5वीं प्रॉपर्टी आ जाती है। 5th प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो क्या कहती है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का यानी मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा। अगर हम बात करें जैसे मास की, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है रिलेटिव मोशन वाली, m इज इक्वल टू क्या होता है, m नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी के साथ मास का रिलेशन है। m नोट क्या होता है, जहाँ पे m नोट है भाई रेस्ट मास, और v क्या है वेलोसिटी ऑफ द मास, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। तो इन चीज़ों पे तो मास पे बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन चार्ज पे वेलोसिटी ऑफ लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बेटा देखो, हमने चार्ज की 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली क्या है, एडिटिव नेचर, चार्ज हमेशा ऐड होंगे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा भाई, कंजर्वेटिव नेचर, चार्ज कैसे होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, ना तो पैदा किया जा सकते ना नष्ट किया जा सकते। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, फिक्स रहेगा। इसके बाद में हमने पढ़ा भाई चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है, मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज होगा। और बेसिक चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो बेसिक चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा भाई लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और फिर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, वेलोसिटी चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। हम देख रहे हैं कि मास के ऊपर होता है, लेकिन चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस देखेंगे भाई, क्या क्या डिफरेंस है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो इनसे दो एक दूसरे में दोनों में क्या है, सेम है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो दोनों में अलग अलग हैं। मास एक तरफ लिख देते हैं, चार्ज। ठीक है बेटा। नंबर 1,
दोनों एडिटिव है, मास इज एडिटिव, चार्ज इज आल्सो एडिटिव। ठीक है बेटा। नंबर 2 देखो, मास कंजर्व्ड होता है ये जरूरी नहीं है भाई, इट कैन नॉट बी, लेकिन केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि मास कंजर्व्ड होता है, लेकिन हम जो कह नहीं सकते कि मास कंजर्व्ड होता है। इट कैन नॉट बी, मे नॉट लिख सकते हो कैन के बजाय, इट मे नॉट बी कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि भाई हम पढ़ चुके हैं मास किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि मास कंजर्व्ड है, लेकिन अगर हम देखें तो मास तो एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो मास कंजर्व कैसे हुआ? ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन मास कंजर्व्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। नंबर 3, मास क्वांटाइज नहीं होता भाई, चार्ज क्वांटाइज होता है। मास को तो हम फ्रैक्शन में देख सकते हैं, जैसे 1/2 किलोग्राम हो गया, मास कितना है 1 किलोग्राम, तो 1/2 किलोग्राम भी होता है, 1/4 किलोग्राम भी होता है। तो मास तो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन चार्ज कभी फ्रैक्शन में हमें मिला ही नहीं। हाँ, क्वार्क्स होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, क्वार्क्स के ऊपर चार्ज जो है, क्वार्क्स में बताऊंगा क्या होता है, तो क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन क्वार्क्स कभी अकेला क्वार्क्स कभी रह नहीं सकता, वो तो ट्रिपल में, ट्रायो में रहेगा, 3-3 क्वार्क्स मिलके रहेंगे, 3-3 क्वार्क्स मिलके रहेंगे, तो वो फिर टोटल मिला के क्या हो गया चार्ज, वही इंटीजर मल्टीपल आ गया, फ्रैक्शन में रहा ही नहीं। तो मास जो है वो क्वांटाइज नहीं होता, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ठीक है। नंबर 4 देखो, मास पे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, कौन सी? ग्रेविटेशनल। लेकिन चार्ज पे रिपेल भी कर सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी लग सकती है और अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकती है। देयर इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मासेस। ठीक है, मास हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन लगेगी, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो वो कितनी होगी? एफ जी, एफ ही लिख लो अकेला या जी लिख लो स्मॉल, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। m1 m2 क्या है? मासेस अलग अलग, और r क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस। तो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी? एफ जी इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जी क्या है? कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। अच्छा, नंबर 4, चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। चार्जेस के ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी या रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कितनी होगी? आगे हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में। वो फोर्स कितनी होगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? अलग अलग चार्जेस हैं। K क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, R क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, आगे कूलम्ब्स लॉ आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 5, देयर इज द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बोल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑन मास।
रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो देयर इज द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑन मास। मास के ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी का क्या रहेगा? इफेक्ट रहेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन, किसी भी प्रकार का मोशन, रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो कैसा भी हो, ऑन चार्ज। चार्ज के ऊपर किसी भी प्रकार के मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा। मास के ऊपर क्या है? इफेक्ट होता है, ठीक है। अब वो इफेक्ट हम पता है क्या होता है हमें, m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि मास के ऊपर तो क्या है? इफेक्ट है वेलोसिटी का, लेकिन चार्ज के ऊपर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर चार्ज के अलग कोई दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और फिर चार्ज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाउ टू गेट चार्ज, जैसे इंडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम, फ्रिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू लेक्चर।